सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने व्याकरण चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने व्याकरण के संप्रत्यय को समझा था, विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा व्याकरण के तथ्य को समझा था और साथ में हम लोग ने व्याकरण के उद्देश्यों को भी समझा था, यानी कि एम्स ऑफ ग्रामर क्या कहते हैं, ये भी तथ्य की हम लोगों ने चर्चा की थी। आज बच्चों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग व्याकरण के महत्व पे चर्चा करेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर को हम लोग देखेंगे और साथ में व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी मेथड्स ऑफ ग्रामर को भी हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो व्याकरण के महत्व को लेके करते हैं कि आखिर व्याकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसमें बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, हमने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग व्याकरण के महत्व को जानेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भाषाई तत्वों का ज्ञान, यानी कि व्याकरण का महत्व किस लिए है, क्योंकि ये भाषाई तत्वों का ज्ञान कराता है और जब तक हमको किसी की भाषा के तत्वों का गूढ़ ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जो है व्याकरण को नहीं जान सकते। ठीक है। अब भाषाई तत्वों के ज्ञान के अंतर्गत जैसे शब्द रचना, वाक्य रचना, इन सभी का ज्ञान जो है वो हमें व्याकरण के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है भाषा की प्रकृति की पहचान, यानी कि जो हमारी भाषा है ना, उसका जो स्वरूप है, जो प्रकृति, उसकी पहचान किसके द्वारा हमको होती है, व्याकरण के द्वारा होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप कोई भी भाषा ले लीजिए, अगर किसी भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, अगर हमें किसी भी भाषा की प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है तो उसमें क्या है, वो व्याकरण के द्वारा ही मतलब संभव है। ठीक है। आप इसके अंदर भी अब जैसे कि आप किसकी तरह, आप ध्वनि विज्ञान के बारे में, ठीक है, आप स्वर विज्ञान के बारे में, आप इस सभी जितनी भी भाषा की जो प्रकृति से संबंधित जितने भी तथ्य या बिंदु होते हैं उनको हम व्याकरण के द्वारा हम समझते हैं, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, यानी कि तार्किक दृष्टिकोण का विकास। तो तार्किक दृष्टिकोण से मतलब तार्किक शब्द किससे बना है बच्चों, तर्क से, यानी कि जिसको हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे दृष्टिकोण का विकास किसके द्वारा होता है, व्याकरण के द्वारा होता है। चूँकि व्याकरण एक कला है, जैसा कि बच्चों हमने आपको क्लास में बताया था कि व्याकरण एक कला है और व्याकरण का जिसको ज्ञान हो गया उसने आप ये मान लीजिए कि उसने भाषा पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो तार्किक दृष्टिकोण का विकास भी हमारी भाषा मतलब व्याकरण के द्वारा होता है। ठीक है। तो इससे और जो बच्चों जो सबसे मुख्य बात है वो क्या है कि व्याकरण का जो मेन उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको इसके एम्स ऑफ ग्रामर के अंतर्गत बताया भी था कि भाषा का जो व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वो क्या है, बालक को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और उच्चारण करना सिखाना, है ना। तो ये सभी तथ्यों का विकास जो है वो व्याकरण का एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं भाषा का विश्लेषण। अब जैसे कि भाषा के विश्लेषण के लिए व्याकरण किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमें भाषा का विश्लेषण करना है, हमें शुद्ध वर्तनी का हमें ज्ञान लेना है ना, कि कैसे वर्तनी की शुद्धता कैसे हम मतलब कायम रख सकते हैं भाषा के अंतर्गत, है ना। शब्दों का सटीक प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि मान लीजिए हमारा समास प्रकरण है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो जिस भी तरह का हमको भाषा का जो विश्लेषण करना है वो हमारा जो है व्याकरण हमको सिखाता है कि यानी इस तरह से हम भाषा को विश्लेषित कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध रूप में व्याकरण की जानकारी करना ये है। तो व्याकरण क्या, सभी भाषाओं का मतलब जिस भी भाषा का हम व्याकरण कर रहे हैं उनका वो व्याकरण उस भाषा का विश्लेषण करता है। ठीक है। इसमें बच्चों आखिरी पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है नवीन धारा का विकास। नवीन धारा का विकास भी व्याकरण के द्वारा संभव होता है, क्योंकि जब हमने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम किसी भी नवीन धारा के विकास करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे हम किसी नवीन रचना, शब्द रचना या वाक्य रचना करने में समर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम नवीन धारा का विकास भी करना व्याकरण के माध्यम से हम सीख लेते हैं। ठीक है।
तो अब हम जैसे कि बात करते हैं कि जब हमने जैसे मान लीजिए हमने व्याकरण के अंतर्गत हमने समास को पढ़ा बच्चों, है ना, संधि को पढ़ा हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें, अनुवाद हमने पढ़ा। ये सभी आप जानते होंगे, भली भांति आप जानते हैं कि ये सभी सारी चीज़ें हमारी व्याकरण के अंतर्गत समाहित हैं। तो जब हम इन सब नवीन धारा का जब हम इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं व्याकरण के अंतर्गत, तो हम इन नवीन धारा को भी विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग ने देखा कि भाषा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के कारण है, या इन सभी बिंदुओं के कारण व्याकरण अति महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बच्चों व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ देखिए निम्नलिखित प्रकार की हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहली विधि है वो है, सबसे पहले तो बच्चों ये आप पुनः जान लें, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि किसी भी शिक्षण की, किसी भी प्रकरण की जो विधियाँ होती हैं वो उस प्रकरण को, है ना, या उस बिंदु को सरलीकृत करती हैं, यानी सरल बनाने का काम करती हैं। इसीलिए हर जो है टॉपिक की कुछ शिक्षण विधियाँ जो है निरूपित की जाती हैं, है ना। तो ये इनका मकसद होता है। अब इसी तरह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ व्याकरण शिक्षण की विधियाँ भी निरूपित की गई हैं, जिनको हम लोग अपनी, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, है ना बच्चों। तो इसमें जो सबसे पहली विधि है व्याकरण की वो है सूत्र या कंठस्थीकरण विधि, है ना। कंठस्थीकरण आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि कंठस्थीकरण शब्द किससे बना, कंठस्थ करने से, और कंठस्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करने से, है ना। तो जो हमारी पहली इसमें विधि है वो सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है। ये विधि ये कहती है कि इस व्याकरण से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनको विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है ना, यानी कि याद कराया जाता है। फिर उनके बारे में, यानी कि उनके बारे में सामान्य जितने भी नियम और निर्देश होते हैं वो बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी विधि है सूत्र या कंठस्थीकरण जो विधि है हमारी, ये आपकी विधि जो है सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होती है ना। सामान्य से विशेष की ओर ये विधि हमारी अग्रसर होती है। ठीक है, इसके बाद है अर्थबोधन विधि। अर्थबोधन विधि से अभिप्राय है, इस विधि से ये है कि जो भी चीज़ें हमने, जो भी सूत्र कंठस्थ किए उनके अर्थ को यहाँ पे निरूपित किया जाता है ना। तो उनके जब यानी अर्थबोध, उनके अर्थ का बोध कराया जाता है इस विधि के अंतर्गत, किसका जो हमने कंठस्थ किया होता है ना। तो अर्थबोधन विधि में उनके अर्थ को जो है अर्थ का बोध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ में तो आप अर्थ बताते हैं, लेकिन व्याख्या में इसी चीज़ को थोड़ा विस्तारित रूप से बताते हैं। तो व्याख्या विधि में जितनी भी चीज़ें हम ऊपर करके आए हुए होते हैं उन सभी की व्याख्या की जाती है, एक एक शब्दों का शाब्दिक अर्थ बता के उनकी व्याख्या को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर है निगमन विधि। निगमन विधि से अभिप्राय क्या है बच्चों, हम लोग इस चीज़ को नाम से स्पष्ट समझते हैं। निगमन विधि में पहले व्याकरण के नियमों को बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो निगमन विधि में सर्वप्रथम व्याकरण के नियमों को उजागर किया जाता है और फिर उदाहरण के द्वारा उनको स्पष्ट किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगमन विधि की। तो बच्चों जो आगमन विधि व्याकरण की है वो निगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। यानी इस विधि में क्या आता है, इस विधि में सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों को स्पष्ट करने के बाद, बताने के बाद उनके नियम, उस पर्टिकुलर प्रकरण के या व्याकरण के नियम बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये आगमन विधि का यहाँ पे ये काम होता है। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना, हम लोग पुनः इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो व्याकरण शिक्षण की विधियों में जो हमारे जो लास्ट शिक्षण विधि आती है वो है हमारी पुस्तक विधि, है ना, यानी कि पाठ पुस्तक विधि भी हम इसे कह सकते हैं। ये जो हम टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं बच्चों, उसी से यहाँ पे ये अभिप्राय निकल के आ रहा है। तो पुस्तक विधि में क्या होता है, जो पुस्तक होती है व्याकरण की उसमें समुचित ज्ञान का भंडार समाहित होता है। जैसा कि हम जानते हैं पाठ्य पुस्तक विधि चाहे व्याकरण की हो, चाहे हमारी किसी गद्य की हो, पद्य की, किसी भी चीज़ की हो, उसमें उनसे संबंधित सारी चीज़ों को कवर
करते हैं, है ना। तो पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है कि व्याकरण से संबंधित समस्त प्रकार के नियम, निर्देश, सूत्र, शब्द रचना, वाक्य रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सभी का समावेश होता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि को ये शिक्षक के निर्देशन में जो है बालक उसका क्या है करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। और अध्ययन करने के बाद अगर उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है तो वो उसका समाधान शिक्षक तत्काल करता है। क्योंकि जब भी जो पाठ्य पुस्तक जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक होती है बच्चों, जिनको कि हम लोग विद्यार्थी जिनको क्लास में लेके बैठता है तो वो अपने शिक्षक के निर्देशन में उसको जो है अवलोकित करता पढ़ता है। तो किसी प्रकार की दिक्कत आने पे उसका वहाँ पे वो तुरंत समाधान भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि जो ये व्याकरण है, ये व्याकरण जो हमारा है ये किस लिए महत्वपूर्ण है, किन किन चीज़ों का, किन किन तथ्यों को हमें वो ज्ञान कराता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा कि भाषाई तत्वों के ज्ञान के लिए व्याकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, भाषा की प्रकृति की पहचान के लिए, है ना, हमारे अंदर तार्किक दृष्टिकोण का ये विकास करता है, इसलिए इसको ये महत्वपूर्ण है। भाषा का विश्लेषण करता है, संपूर्ण भाषा का विश्लेषण व्याकरण के द्वारा ही संभव है। और नवीन धारा को ये विकसित करते हैं, नवीन धारा का सृजन हमें व्याकरण के अध्ययन के बाद हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोगों ने व्याकरण शिक्षण की विधियों के अंतर्गत देखा कि सूत्र या कंठस्थीकरण विधि क्या कहती है। अर्थबोधन विधि में हम किसी मतलब अर्थ को निरूपित करते हैं। कंठस्थीकरण विधि में हम सूत्र को, है ना, या व्याकरण के नियमों को हम कंठस्थ करते हैं। व्याख्या विधि में विस्तारित रूप में अर्थ का जो है अर्थ को विस्तारित रूप दिया जाता है। निगमन विधि नियमों को सर्वप्रथम बताती है, देन उदाहरण से इसको स्पष्ट करती है, जबकि आगमन विधि इसके विपरीत है, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके आधार पे नियमों को बताया जाता है। और पुस्तक विधि में समस्त व्याकरण से संबंधित जो है बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, एक शिक्षक के निर्देशन में विद्यार्थी अपने क्लासरूम में करता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की, मैं आशा करती हूँ वो आपको पुनः समझ में आई होंगी और आपको व्याकरण प्रकरण को समझने में सहायक हुई होंगी। तो बच्चों अपनी अगली क्लास में हम लोग आगे के बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।